हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं केस स्टडी ऑन माइस्थीनिया ग्रेविस। केस स्टडी कैसे बनाई जाती है किसी भी डिजीज़ पर। तो आज हम माइस्थीनिया ग्रेविस की केस स्टडी बनाएंगे। तो केस स्टडी में सबसे पहले हमें लिखना होता है पेशेंट का बायोडाटा। क्या नेम है पेशेंट का, क्या एज है, क्या सेक्स है, क्या वार्ड है, क्या एड्रेस है, क्या रिलीजन है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, डॉक्टर इंचार्ज कौन है, डायग्नोसिस क्या क्या करने वाले हैं। वैसे माइस्थीनिया ग्रेविस ही करने वाले, तो माइस्थीनिया ग्रेविस लिखेंगे। चीफ कंप्लेंट में हमें बताना है कि उसे क्या क्या कंप्लेंट्स हैं, जैसे कि डबल विजन होता ही है माइस्थीनिया ग्रेविस में, स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी होती है, चबाने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग। फिर हिस्ट्री ऑफ इलनेस देखेंगे, उसे पास्ट में कोई बीमारी थी या प्रेजेंट में कोई बीमारी चल रही है या प्रेजेंट में उसे क्या क्या हो रहा है, ये चीज़ हम लिखते हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं कि फैमिली में कौन कौन है, क्या रिलेशन है उनसे, क्या ऑक्यूपेशन है उनका और कैसा उनका हेल्थ स्टेटस है। फिर उसके बाद फैमिली ट्री बनाई जाती है। फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखते हैं। आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लेना ताकि आपको बेटर दिख सके। फिर हम सोशल इकोनॉमिक स्टेटस लिखते हैं, मंथली इनकम, टाइप ऑफ हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट। फिर लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट करवाए तो उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, प्लेटलेट कितने हैं, न्यूरोफिल्स कितने हैं। ठीक। उसके बाद मेडिकेशन लिखेंगे उसके बिहाफ पर। तो कुछ ड्रग्स हैं जो हम माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को देते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन, एज़ेथ्रोपिन, न्यूस्टिकमाइन, हेपेरिन, और किस डोज में देते हैं और किस रूट से देते हैं ये भी हमें मेंशन करना है। अब यहाँ तक तो हम एनसीपी के अंदर भी लिखते थे, नर्सिंग केयर प्लान में तो ये भी लिखते थे, लेकिन केस स्टडी में क्या नया है, केस स्टडी में ये लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसीज़ है जो कि हमारे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को अफेक्ट करता है और हमारे वॉलेंटरी मसल को भी अफेक्ट करता है। ठीक। इसके कारण तो वैसे अननोन है, इटियोलॉजी, लेकिन मेनली क्या है कि जो एसिटाइल कोलिन है उसका रिडक्शन हो जाता है रिसेप्टर्स पर, तो इसलिए वो क्या है ऑटोइम्यून अटैक की वजह से होता है और एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है एसिटाइल कोलिन पर, इस वजह से होता है। फिर पैथोफिजियोलॉजी में वही इटियोलॉजिकल फैक्टर हुआ, डिफेक्ट हुआ, फिर इंक्रीज डिक्रीज मसल पावर हुई, एक्सट्रीम फटीग हुआ और माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया। सिम्टम्स में हमें देखने को मिलेगा फटीग, डिस्पनिया, विजुअल डिस्टर्बेंस, डबल विजन, डायसेर्थीसिस, यही कुछ सिम्टम्स देखने को हमें मिलेंगे। फिर हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जैसे कि फिजिकल, ये तो सब में ही करते हैं हम, लेकिन क्या इसमें नया करेंगे, सीरम टेस्ट करेंगे एसिटाइल कोलिन के लिए और सीटी स्कैन करेंगे थाइमस हाइपरप्लेजिया के लिए। फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस में करेंगे कि उसे क्या क्या दिक्कतें थी और उनको हमें सही करना है, जैसे कि इनफेक्टिव ब्रीथिंग थी तो हमें इफेक्टिव करनी है, फिजिकल मोबिलिटी में इम्पेयरमेंट था तो अब उसको सही करना है, इंजरी की रिस्क है तो उसको बचाना है, न्यूट्रिशन अल्टर्ड है तो उसको सही करना है। तो उसी के लिए हम जैसे नर्सिंग केयर प्लान के अंदर असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन, ये जो 6 चीज़ें हम लिखते थे उसी तरह इसमें भी करना है। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर लिखना है कि पेशेंट ने हमें क्या बताया। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम ऑब्ज़र्व करेंगे पेशेंट को देखकर या उसके टेस्ट से को देखकर, जैसे कि हमने कोई भी टेस्ट करवाया, जैसे ब्लड टेस्ट कराया वगैरह वगैरह, तो जैसे एसिटाइल कोलिन का टेस्ट कराया तो उससे हम ऑब्ज़र्व करेंगे, डायग्नोस करेंगे, फिर उसको गोल करेंगे। गोल क्या रहेगा, फिजिकल मोबिलिटी को इम्प्रूव करना, और फिर उसको इवेलुएट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इन चीज़ों का। सब्जेक्टिव डाटा क्या रहता है पेशेंट का। दूसरा देखते हैं कि उसको रिस्क है इंजरी की तो हमें बचाना है, रिड्यूस करनी है रिस्क इंजरी की। फिर तीसरा, तो पेशेंट बोल रहा है कि वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो हमें उसकी ब्रीथिंग को मेंटेन करना है। चौथा, फीड नहीं कर पा रहा है अच्छे से, स्वेलो नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो हमें उसको न्यूट्रिशनल स्टेटस भी उसका सही करना है और उसकी डिफ़िकल्टी जो है उसी को भी दूर करना है। तो ये 4 हम एनसीपी बनाएंगे। उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होता है माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को। तो ये रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, माइस्थीनिया क्राइसिस हो सकता है, थाइमस ट्यूमर हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, तो हो सकती है कुछ चीज़ें। और उसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन क्या प्रोवाइड करेंगे, उसको बताएंगे डिजीज़ कंडीशन और क्या है क्या नहीं है, क्या होता है इस डिजीज़ के अंदर। मेडिकेशन के बारे में बताएंगे, क्या यूज़ है इनके, किस तरह लेनी है। स्पीच थेरेपी के बारे में बताएंगे और किस तरह उसको फिज़िकल मूवमेंट करना है वो बताएंगे। ठीक। इस तरह से हम केस स्टडी बनाते हैं और बिब्लियोग्राफी में हम लिखते हैं कि किस तरह
या कहाँ से हम मटेरियल लेकर आए हैं, ये जो हमने लिखा है। ठीक, तो ये है केस स्टडी। तो केस स्टडी और एनसीबी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हम उसमें केस स्टडी के अंदर डेफिनेशन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें भी लिखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी और टॉपिक पर केस स्टडी चाहिए तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।